हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग अदिश एवं सदिश राशि के बारे में पढ़ेंगे और यह वीडियो पूर्ण रूप से हिंदी मीडियम में रहेगा। हिंदी माध्यम के लोगों के लिए यह रहेगा जो कि कक्षा 11वीं में पढ़ा जाता है और साथ ही साथ 9वीं कक्षा में भी इसका उल्लेख किया जाता है। तो अगर मान लीजिए हम बात करें अदिश एवं सदिश राशि की, तो सबसे पहला नंबर इसके बेसिक चीज़ को समझना होगा कि अदिश राशि क्या होता है और सदिश राशि क्या होता है। और इसके बाद हम लोग इसके कुछ कंडीशन होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, उसको समझेंगे। उसके बाद हम लोग टॉपिक पर अपना डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर भौतिक राशि की हम लोग बात करें कि भौतिक राशि है क्या, तो जिसको हम लोग टर्म के रूप में, पद के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, उसे हम लोग भौतिक राशि कहते हैं। यह चैप्टर 1 में हम लोग पढ़ चुके थे। अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, भौतिक राशि के दो भागों में वर्गीकृत करेंगे, एक सदिश राशि और एक अदिश राशि, जिसे हम लोग स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज के नाम से भी जानते हैं, जैसा कि आप लोग को बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। इस चैप्टर को हम लोग शुरुआत कर रहे हैं और इसके बाद एक एक करके सभी टॉपिक को देखेंगे। और इसके बाद MCQ बेस्ड और थ्योरी बेस्ड, यानी कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, उसको भी देखेंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार से एग्जाम में आता है, या फिर अगर मान लीजिए कोई भी कंपटीशन क्लास या कंपटीशन की तैयारी करते होंगे तो उसमें किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी होता क्या है। अदिश राशि, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। तो पहले अदिश राशि के बारे में समझते हैं, अदिश राशि है क्या। तो अदिश राशि को हम लोग उतना डीपली लिखने का प्रयास नहीं करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप समझ जाते हैं तो उसको आसानी से लिख सकते हैं। इसमें अगर मुख्य बिंदु देखें तो अदिश राशि में केवल परिमाण होता है। अदिश राशि में केवल परिमाण होता है, ठीक है। जो हमारा अदिश राशि है उसमें केवल परिमाण होता है या परिमाण की जरूरत होता है, दिशा की जरूरत नहीं होता है। दूसरा नंबर अगर मान लीजिए हम बात करें तो अदिश राशि को या अदिश राशि का समायोजन, समायोजन को बोल सकते हैं ऐड, जिसको हम लोग जोड़ कहते हैं या जोड़ना, ठीक ना, जोड़ना। साधारण बीजगणितीय रूप से कर सकते हैं, साधारण बीजगणितीय रूप से करते हैं, ठीक है। क्या हम लोग अदिश राशि में पढ़े कि अदिश राशि में केवल परिमाण की जरूरत होता है, दिशा की जरूरत नहीं होता है, उसे हम लोग अदिश राशि कहते हैं। और वहीं अगर हम बात करें कि अदिश राशि का जो समायोजन, यानी अदिश राशि अगर हमारे पास है, उसको ऐड करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, मल्टीपल करना है, मैंने जोड़ना, घटाना, गुना करना है, तो उसको हम लोग सिंपल बीजगणितीय रूप से, यानी सिंपल बीजगणित मैंने नॉर्मल जो हम लोग वर्क में लानते हैं उसके माध्यम से इसको हम लोग जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुना कर सकते हैं। अगर इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो हम लोग 2 ग्राम, एग्जाम्पल की अगर बात करें तो 2 ग्राम, 2 लीटर इत्यादि बोल सकते हैं। इसका जो क्वांटिटी होता है फिक्स होता है, क्वांटिटी मतलब राशि। कुछ इंग्लिश वर्ड पर पहला नंबर काबू होना चाहिए, यानी जो हम बोलेंगे अगर मान लीजिए क्वांटिटी, तो क्वांटिटी का मतलब होता है राशि। और एक वर्ड आएगा मैग्नीट्यूड, और इस मैग्नीट्यूड को हिंदी में बोलते हैं परिमाण। और एक वर्ड आएगा डायरेक्शन, और इस डायरेक्शन को बोलते हैं दिशा। ये 3 बिंदु मुख्य रूप से हम उपयोग में वर्ड में अपने बोलते समय, पढ़ाते समय लाएंगे। तो अगर मान लीजिए हम बोलते हैं क्वांटिटी, तो क्वांटिटी को आप राशि समझिएगा, मैग्नीट्यूड बोलते हैं तो परिमाण, और डायरेक्शन बोलते हैं तो दिशा। तो हम लोग क्या पढ़ें कि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है, जबकि इसको ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे तो किस माध्यम से करेंगे, साधारण बीजगणितीय रूप से करेंगे। जबकि हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे वेक्टर यानी सदिश राशि, तो उसमें ऐसा नहीं किया जाता है। इसमें और अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे द्रव्यमान, ताप, आवेश, द्रव्यमान, ताप, आवेश इत्यादि। ओके, तो जो हम यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिए थे 2 ग्राम, 2 लीटर, या मान लीजिए और इसमें हो जाता कि 2 ग्राम की जगह पर 4 ग्राम है, 8 लीटर है, तो ये 2 ग्राम और इस 4 ग्राम को जो जोड़ते हैं ना, सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि साधारण माध्यम से जोड़ते हैं। क्या 2 + 8 बराबर में 10 ग्राम, या मान लीजिए देता है 2 + 4, तो क्या कहते हैं हम लोग कि हमारा 6 ग्राम हो गया। तो ये जब हमारे जोड़ने की जो प्रक्रिया है, इसी को हम लोग बोलते हैं साधारण बीजगणितीय रूप। क्या बोलते हैं, साधारण बीजगणितीय रूप। अब हम लोग सेकंड नंबर समझते हैं सदिश राशि, सदिश राशि, जिसको बोलते हैं हम लोग वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो अगर मान लीजिए सदिश राशि की बात करें तो सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों की जरूरत पड़ता है। पहला नंबर पॉइंट, सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों की जरूरत
होती है, जरूरत होती है या पड़ती है। दूसरा नंबर में बोल सकते हैं कि इसका समायोजन, जिसको बोलते हैं एडिशन, साधारण बीजगणितीय रूप से नहीं किया जाता है। तो मुख्य रूप से इन बिंदुओं को ध्यान देना होगा कि जो हम लोग सदिश राशि पढ़ते हैं उस सदिश राशि में परिमाण और दिशा, इसका मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत होता है, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण की जरूरत पड़ता है। किस चीज़ की जरूरत पड़ता है? परिमाण की। तो ये दो बिंदुओं को मुख्य रूप से जोड़ना है, याद रखना है कि क्या होता है क्या नहीं। अदिश राशि तो उसमें केवल बोलेंगे परिमाण, सदिश राशि तो उसमें क्या होता है हमारा परिमाण और दिशा, और परिमाण और दिशा जिसमें दोनों होता है उसको हम लोग साधारण बीजगणितीय रूप से नहीं जोड़ सकते हैं। जब इसको हम साधारण बीजगणितीय रूप से नहीं जोड़ सकते हैं तो इसको हम लोग वेक्टर अलजेब्रा किसके माध्यम से जोड़ेंगे? इसको वेक्टर अलजेब्रा से ऐड करते हैं, अलजेब्रा से जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है। ध्यान से देखिएगा, इसको किस माध्यम से जोड़ा जाता है? वेक्टर अलजेब्रा के माध्यम से जोड़ा जाता है। तो अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, किसका? उदाहरण। उदाहरण जो हम लोग देखेंगे किसका? सदिश राशि का, क्योंकि इसका एग्जाम्पल हम लोग नहीं देखे हैं। उदाहरण किसका हम लोग देखेंगे? सदिश राशि का। तो सदिश राशि में जब हमारा बोल रहा है कि सदिश राशि में दो चीज़ की जरूरत पड़ता है, एक दिशा और एक परिमाण। तो अगर परिमाण और दिशा दोनों की जरूरत पड़ रहा है तो उस कंडीशन में जो हम इसको लिखेंगे वह कौन कौन सा हमारा हो जाएगा? बल हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा, आवेग हो जाएगा, इत्यादि। बहुत सारे ऐसे हैं फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि, जो कि हमारे सदिश राशि के उदाहरण में आते हैं। हम लोगों को जो समझना है क्लास 11th में, वहाँ पर इन लोगों को एक एक करके समझने से बेटर है कि अभी जो हम लोग को स्टडी करना है क्लास 11th में, वह सदिश राशि के बारे में ही पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? सदिश राशि, इसके बारे में, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो सदिश राशि के बारे में पढ़ने से पहले करना क्या है कि वेक्टर यानी सदिश राशि जो है किस रूप में दिखता है, उसका दिखावा कैसा होता है, कैसे इसको लिखते हैं, इसको सीखना पड़ेगा। तो अगला जो हेडिंग होगा वो हमारा रहेगा सदिश राशियों का निरूपण, या सदिश राशि का निरूपण। सदिश राशि का निरूपण, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। ये इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कैसे, यानी अभी तक जो भी हम लोग पढ़े हैं अंडर 10, वहाँ पर हम लोग ये नहीं सिखाया जाता है कि वेक्टर क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते कैसे हैं, सदिश राशि दिखता कैसा है। और अगर सदिश राशि को लिखने नहीं जानते हैं और उसके बारे में जब पूछा जाता है कि एरो क्या है या उसके बीच का लेंथ क्या है, तो उसमें हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो आज हम लोग उसी के बारे में समझेंगे। तो पहला नंबर तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो सदिश राशि है उसको एक रेखाखंड के द्वारा निरूपित किया जाता है। सदिश राशि को एक रेखा खंड के द्वारा निरूपित किया जाता है, खंड के द्वारा निरूपित किया जाता है। ओके, किसके द्वारा निरूपित किया जाता है? रेखाखंड के द्वारा। और इस रेखाखंड की जो लंबाई होती है वही इसका परिमाण होता है। परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड होता है। तथा या बोल सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, रेखाखंड का दिशा मतलब डायरेक्शन, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, रेखाखंड का एरो, जिसको बोलते हैं तीर का निशान। और जो तीर का निशान होता है कुछ इस प्रकार से होता है, इसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। एरो रेखाखंड दिशा को निर्देशित करता है, दिशा को निर्देशित करता है।
तो थोड़ा इसके बारे में समझते हैं। हम क्या लिखे हैं कि सदिश राशि को एक रेखाखंड के द्वारा निरूपित किया जाता है और इस रेखाखंड की जो लंबाई होता है वही हमारा क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, परिमाण होता है। और उस रेखाखंड में मौजूद जो एरो होता है वो हमारा दिशा को बतलाता है। तो सपोज दैट मान करके चलते हैं, एक हम एरो बना लेते हैं, एक रेखाखंड, इसको लिख दें। यह है कि हमारा पहला स्टेप में एक रेखाखंड है। इस रेखाखंड को एक हम नाम दे देते हैं ए। क्या रेखाखंड नाम दे दिए, ए। और यह हम जान रहे हैं पहले से ही, हमको मालूम है कि हम क्या हमारा सदिश राशि है, इसके लिए ऊपर एक ऐसे एरो दे रहे हैं। अगर मान लीजिए इसको हम नहीं देते हैं और डायरेक्ट बोलते हैं कि ए एक रेखाखंड है, तो ए एक रेखाखंड तो होगा लेकिन वह ये क्लियर नहीं हमारा कर पाएगा कि किस डायरेक्शन में किधर क्यों जा रहा है। तो इस प्रकार के जो कन्फ्यूजन होते हैं उसको यहाँ पर दूर कर सकते हैं। अगर मान लीजिए ए एक हमारा रेखाखंड है, ए एक हमारा रेखाखंड है, तो इसका जो लेंथ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक यानी लंबाई, इसी लंबाई को यानी एल बराबर लेंथ, और इसी लेंथ को हम लोग यानी लंबाई को जो सदिश राशि में बोलते हैं परिमाण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिमाण, जिसको इंग्लिश में मैग्नीट्यूड के नाम से जानते हैं, मैग्नीट्यूड। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक एरो है, इस रेखाखंड का ये एरो, इसी एरो को जो हम लोग बोलते हैं दिशा या डायरेक्शन, ओके। तो इसको बोल सकते हैं परिमाण, अब इसको बोल सकते हैं दिशा, जिसको बोलते हैं डायरेक्शन। तो ये 2-3 बिंदुओं को हमको ध्यान में देना होगा और इसको लिखेंगे कैसे, इसके बारे में देखेंगे। तो हम क्या किए, अगर मान लीजिए इसको हम ए रेखाखंड बोल दिए, तो इस ए रेखाखंड की परिमाण कितना होगा, तो परिमाण के लिए करना क्या होगा कि रेखाखंड इस बिंदु से लेकर के यहाँ से जो स्टार्ट हुआ है हमारा, और यहाँ से यहाँ के बीच की जो दूरी होगा वही इस रेखाखंड का परिमाण होगा। सपोज दैट एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक हमारा एक रेखाखंड बी है और इस बी रेखाखंड की जो लंबाई है यहाँ से लेकर के यहाँ तक 5 मीटर है, और यहाँ अगर मान लीजिए बोल देंगे इस चित्र से, तो हमारा परिमाण होगा क्या, परिमाण जो होगा कितना हो जाएगा 5 मीटर, ओके। अगर मान लीजिए डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन हमारा एरो शो करेगा, लेकिन यहाँ पर एक कंफर्म नहीं है किस दिशा की ओर यह मूव कर रहा है, गति में है। तो इसलिए मैग्नीट्यूड का मतलब ही होता है फिक्स क्वांटिटी, परिमाण जो कांस्टेंट हो, 2, 4, 10, 8, 12, 15, 20, जैसे 20 जूल हो गया, 15 kg हो गया, 8 न्यूटन फोर्स हो गया, बल हो गया। ये सभी जो क्वांटिटी जो कांस्टेंट होते हैं यानी जो चेंज नहीं होते हैं, जो भी डिजिट में मिलेंगे वेक्टर में, वो सभी हमारा वहाँ पर मैग्नीट्यूड का काम करते हैं, परिमाण का काम करते हैं। तो ये तो हम लोग समझे क्या कि जो हमारा सदिश राशि होता है उस सदिश राशि को लिखते कैसे हैं। अगर मान लीजिए सपोज दैट आपको कोई बोलता है कि ए और वेक्टर ए, यानी इन लोग दोनों में अंतर क्या है, तो इस ए से हमको कोई भी क्लियर या सटीक जानकारी नहीं मिल पा रहा है कि ए है क्या, लेकिन जैसे ही हमको ए वेक्टर दिखाई दे रहा है, ए के ऊपर एक तीर का निशान दिखाई दे रहा है, इससे हमारा यह कंफर्म हो जा रहा है कि यह जो है एक सदिश राशि है। कैसा राशि है, सदिश राशि है। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर एरो लगा हुआ है, एक रेखाखंड है, और उस रेखाखंड से ही हमको पता चलता है कि इसके पास कुछ न कुछ इसकी लंबाई है, और लंबाई होने के साथ साथ जब यह एरो है, रेखाखंड है, तो कुछ न कुछ इसका एक फिक्स दिशा है जिस दिशा की ओर यह गति कर रहा है, गमन कर रहा है। अगर बात करें इस रेखाखंड में या फिर इस सदिश राशि में ही, तो इसका एक मापांक होता है मॉडुलस। तो मापांक को भी हम लोग थोड़ा समझते हैं कि होता क्या मापांक। तो अगर मापांक की बात करें तो हम लोग मोड पढ़ते आ रहे हैं पिछले क्लास से कि मोड होता क्या है। जैसे सपोज दैट यहाँ पर समझ लेते हैं हम लोग कि मॉडुलस, और मॉडुलस को हिंदी में बोलते हैं मापांक। मॉडुलस को क्या बोलते हैं, मापांक। अगर मापांक की हम बात करें, ठीक है, तो मापांक को किस प्रकार से लिखते हैं, इस भी को जैसे ही हम मोड में डालेंगे तो भी मोड हो जाएगा। ये जब बाहर निकलेगा तो हमारा क्या निकलेगा, भी निकलेगा। क्या निकलेगा, भी निकलेगा। क्या ये पॉसिबल है, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे कि मोड क्या होता है, या इसी मॉडुलस को मोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोड। तो यह एक छोटा सा टॉपिक है, मोड क्या है, मोड क्या है, इसके बारे में कुछ 2, 4, 10, 5 हम लोग एग्जाम्पल पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ जो हमारे सदिश राशि हैं उस सदिश राशि से संबंधित कुछ परिभाषाएं होते हैं, जैसे तुल्य राशि क्या होता है, ठीक ना, विपरीत या ऋणात्मक राशि क्या होता है, सदिश राशि क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा हम लोग समझते हैं। तो अब हम लोग सदिश संबंधित कुछ मौलिक परिभाषाएं देखेंगे, यानी जो सदिश राशि होता है उससे रिलेटेड कुछ परिभाषाएं हैं जो कि आगे वाले हम लोग को बिंदु में टॉपिक में उपयोग में आएंगे। तो अगर इसको यहाँ पर नहीं समझते तो वहाँ पर प्रॉब्लम होगा। तो चलिए समझते हैं पहला नंबर तुल्य सदिश। और तुल्य सदिश को इंग्लिश में जो रूपांतरण होता है इक्वल वेक्टर होता है, यानी उसको हम लोग इक्वल वेक्टर से भी बोलते हैं। अगर तुल्य सदिश की एक्सप्लेन किया जाए किसी के सामने तो आदमी लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि तुल्य होता क्या है। बट वहीं अगर हम लोग नॉर्मल वर्ड में जो अभी डेली लाइफ में यूज में उपयोग में लाया जाता है इक्वल, तो उस इक्वल के बारे में एक्सप्लेन किया जाए तो समझ में आ जाता है कि इक्वल का मतलब क्या होता है, यानी कि बराबर। तो अगर मान लीजिए बोल दे कि जब कोई दो राशि, कैसी राशि, सदिश राशि, जब कोई दो सदिश राशि को हम एक्सप्लेन करने का प्रयास करें, सपोज दैट
एक हमारे पास ए सदिश है और एक सदिश बी है, ठीक है। एक ए सदिश है, एक बी सदिश है, और इन लोग दोनों सदिश का क्या बोल रहे हैं, इन लोग दोनों सदिशों का अगर परिमाण और दिशा सेम हो, यानी कि परिमाण अगर मान लीजिए इसका 4 मीटर है, इसका भी मान लीजिए परिमाण 4 मीटर है, और इसका भी डायरेक्शन सेम दिशा में है और इसका भी डायरेक्शन सेम दिशा में है, तो इस प्रकार के जो राशि होते हैं, यानी जो हमारे क्वांटिटी होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं तुल्य सदिश इक्वल राशि। इसको अगर लिखने की बात करें तो बोल सकते हैं वैसे सभी समांतर सदिश जिनके परिमाण, वैसे सभी समांतर सदिश जिनके परिमाण बराबर होने के साथ साथ एक ही दिशा में हो, एक ही दिशा में निर्देशित कर रहा हो उसे तुल्य सदिश कहते हैं। तुल्य सदिश, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इक्वल वेक्टर कहते हैं। एक यहाँ पर वर्ड आ रहा है समांतर। अगर समांतर ये एक दूसरे के नहीं रहेंगे ना, तो फिर इन लोगों का डायरेक्शन जो दिशा है ना अलग अलग हो जाएगा। और तुल्य सदिश या इक्वल वेक्टर वही वेक्टर होते हैं जिसका एक ही दिशा हो और मैग्नीट्यूड परिमाण सेम हो। अब मैग्नीट्यूड परिमाण तो सेम हो सकता है कब, जब वो अलग अलग दिशा में जाएंगे तब भी, लेकिन दिशा कब सेम होगा, जब वे समांतर होंगे तब। तो इस प्रकार के राशि को हम लोग बोलते हैं क्या, समांतर सदिश। समांतर सदिश भी बोल सकते हैं, इक्वल वेक्टर भी बोल सकते हैं, और तुल्य सदिश भी बोल सकते हैं। तो उसको अगर लिखने की बात करें तो हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी और बी सदिश बराबर ए सदिश। ऐसा क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हम ऊपर डिफिनेशन परिभाषा में ही एक्सप्लेन कर चुके हैं कि ये एक दूसरे के परिमाण में बराबर हैं, और परिमाण में बराबर होने के साथ साथ इनके जो दिशाएं हैं वो दोनों जो है एक ही डायरेक्शन में गमन कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। इस प्रकार से हम ए की जगह पर बी भी लिख सकते हैं और बी की जगह पर ए भी। दैट मीन्स ए बराबर बी और बी बराबर ए। अगला अगर हम बात करें तो अगला जो हमारा सदिश होगा वो हमारा होगा विपरीत या ऋणात्मक सदिश। विपरीत या ऋणात्मक सदिश, इसको अगर हम इंग्लिश में बात करें तो बोल सकते हैं अपोजिट और नेगेटिव वेक्टर। क्या इसको बोल सकते हैं, अपोजिट और नेगेटिव वेक्टर। तो अगर हम लोग इस टॉपिक को ध्यान से देखें, एक्सप्लेनेशन से ही, उच्चारण से ही क्लियर हो जा रहा है कि विपरीत है और ऋणात्मक है। जब कोई भी एक दूसरे के विपरीत होते हैं, उल्टा होते हैं, तो 100% श्योर रहते हैं कि जब उल्टा है इसका मतलब वह क्या है, ऋणात्मक है, नेगेटिव है। ऋणात्मक कहने का तात्पर्य क्या होता है, यानी कि उन लोग दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, अलग अलग दिशा में चल रहे हैं। जब अलग अलग दिशा में रहेंगे तो वे विपरीत 100% होंगे। तो जो यहाँ पर हम बनाए थे चित्र, अगर देखें पहला नंबर तुल्य सदिश में, तो दोनों के एक ही दिशा में डायरेक्शन में हम मूव करा रहे थे और दोनों का परिमाण भी सेम था। यहाँ पर भी परिमाण दोनों का सेम हो सकता है, ठीक ना, परिमाण दोनों का सेम हो सकता है, लेकिन दोनों का जो डायरेक्शन है ना वो अलग अलग होगा। तो इस प्रकार के जो हमारे सदिश होंगे वे हमारे क्या कहलाएंगे, विपरीत सदिश। वैसे सभी सदिश जिनके परिमाण तो बराबर होते हैं किंतु उनकी दिशा एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जैसे फिगर के माध्यम से हम लोग समझते हैं। एक मान लीजिए इस डायरेक्शन की ओर जा रहा है वेक्टर ए, वहीं पर वेक्टर जो बी है इस डायरेक्शन की ओर मूव कर रहा है। अगर इसमें हम ध्यान से देखें तो ये भी दोनों एक दूसरे के पैरेलल समांतर 100% होंगे। अगर ये पैरेलल समांतर नहीं होंगे तो एक दूसरे के विपरीत कभी नहीं जा पाएंगे। विपरीत का मतलब ही होता है कि 180 डिग्री के एंगल पर, यानी कि वो अगर मान लीजिए जा रहा है इधर पूर्व की ओर
तो अगला जाएगा पश्चिम की ओर। अगर अगला मान लीजिए दक्षिण की ओर जा रहा है तो अगला जाएगा उत्तर की ओर। यानी एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाना चाहिए, और विपरीत दिशा में जाने के लिए हमें स्ट्रेट लाइन में हम लोग को मूव करना पड़ता है। और तो इसलिए बोल सकते हैं ये दोनों समांतर तो होंगे, लेकिन होने के साथ साथ जब ये विपरीत होंगे तो विपरीत के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है नेगेटिव, यानी वेक्टर ए बराबर माइनस वेक्टर बी। ठीक है, और क्या इसको लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं वेक्टर माइनस ए बराबर ए, और क्या लिख सकते हैं बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ए वेक्टर। और यह जो माइनस है ना, यही हमारा इंडिकेट कर रहा है, सूचित कर रहा है कि जो हमारा दिशा है, डायरेक्शन है, वे दोनों सदिश का एक दूसरे से पीछे है, यानी विपरीत है। तो इस प्रकार के जो हमारे सदिश होते हैं, इस प्रकार के, इसी को हम लोग विपरीत या ऋणात्मक सदिश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विपरीत या ऋणात्मक सदिश। अगला अगर हम बात करें तो शून्य सदिश। जो थर्ड नंबर है शून्य सदिश, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नल वेक्टर, और इसी को बोलते हैं जीरो वेक्टर। ठीक है, तो इसमें नाम से ही पता चल रहा है कि नल वेक्टर क्या होता है, जीरो वेक्टर क्या होता है। अगर जीरो वेक्टर की बात करें तो इसमें 100% श्योर है कि जो इसका परिमाण होगा जीरो होगा। जब परिमाण ही जीरो होगा तो उसका दिशा भी कुछ भी नहीं होगा। हाँ, जो परिमाण होगा दो कंडीशन में हो सकता है। अगर मान लीजिए सपोज दैट दो सदिशों को आपस में हम जोड़ रहे हैं तो उस कंडीशन में जो उसका रिजल्ट आएगा वो हमारा जीरो भी हो सकता है। यानी दूसरी कंडीशन में जो हम बोले उसके रिजल्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो बोल सकते हैं कि जब दो सदिश को आपस में जोड़ा जाता है और जोड़ने के बाद अगर उनका योग जीरो आता है तो उस कंडीशन में उसका जो हमारा सदिश होगा नल या जीरो वेक्टर हो सकता है। तो इसको लिख क्या सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि शून्य परिमाण सदिश को शून्य कहा जाता है। शून्य परिमाण सदिश को शून्य परिमाण सदिश को शून्य सदिश कहा जाता है। इसमें ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, इसमें हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि शून्य सदिश में परिमाण जो हमारा होगा, मैग्नीट्यूड जो होगा वो जीरो होगा। और जब जीरो होगा तो जीरो होने का दो कंडीशन है, एक तो पहला नंबर की स्टार्टिंग से ही जीरो है, दूसरा नंबर हो सकता है कि जब उसमें हम दो सदिशों को आपस में जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद उसका रिजल्ट क्या होगा, जीरो होगा। और जोड़ने के बाद अगर उसका रिजल्ट जीरो होता है तो उस प्रकार के राशि को भी हम लोग क्या बोलेंगे, शून्य सदिश या नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। एक एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज दैट मान लीजिए कि कोई हमारे पास दो सदिश है, एक सदिश ए है और एक सदिश माइनस ए है। माना कि दो सदिश वेक्टर ए तथा माइनस ए वेक्टर हैं। ठीक है, ए तथा माइनस ए, इसका मतलब कि सदिश तो हमारा ए ही है, लेकिन वहाँ पर दो सदिश हैं जिसका मैग्नीट्यूड और परिमाण बराबर है। तो एक जा रहा है अगर मान लीजिए पूर्व दिशा की ओर और दूसरा जा रहा है पश्चिम दिशा की ओर, तो इस कंडीशन में दोनों माइनस में। अगर इन लोग दोनों सदिशों का योग करते हैं, क्या करते हैं, योग करने पर हमारा क्या होगा, वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर ए। और इस ए वेक्टर को जब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ए वेक्टर, दोनों प्लस माइनस होने के कारण क्या आ जाएगा, जीरो। और इसी जीरो को हम लोग बोलते हैं नल वेक्टर। क्या बोलते हैं जी, नल वेक्टर, जिसको हम लोग बोलते हैं जीरो सदिश या बोलते हैं शून्य सदिश। इस प्रकार से हम शून्य सदिश के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट की बात करें 4 नंबर, तो एक होता है एकांक सदिश। एकांक सदिश, और एकांक सदिश को जो हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। इसमें ज़्यादा हमको सोचने की जरूरत नहीं होना चाहिए। यूनिट का मतलब होता है इकाई, और इकाई का मतलब होता है एक, यानी वैसी राशि की जगह पर सदिश बोल सकते हैं। सदिश जिसकी परिमाण एक या इकाई या यूनिट के बराबर हो, उसे एकांक सदिश कहते हैं। ओके, अगर मान के चले कि यदि किसी सदिश भी वेक्टर का परिमाण, लेट करके चलते हैं कि यदि किसी सदिश भी वेक्टर का परिमाण भी है,
हम मान लिए हैं कि कोई एक सदिश भी वेक्टर है और इस सदिश भी का परिमाण मैग्नीट्यूड जो है वो क्या है, भी है। फिर सुनिएगा, कोई एक सदिश हम भी वेक्टर मान लिए हैं, इसके ऊपर वेक्टर लगा हुआ है और जिसके ऊपर वेक्टर यानी ऐसे तीर का निशान लग रहा है, इसका मतलब समझ जाना है कि यह एक सदिश राशि है और इस सदिश राशि का परिमाण कितना माने हैं, भी है। तो एकांक सदिश क्या होगा हमारा, क्या होगा, एकांक सदिश क्या होगा, तो एकांक सदिश बराबर हमारा जो हो जाएगा भी कैप बराबर भी वेक्टर बटे में भी, क्या हो जाएगा, भी कैप बराबर भी वेक्टर बटे में सी। इसको हम लोग कैप बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कैप। और जहाँ पर भी इस प्रकार से कैप दिखाई देगा इसको बोल सकते हैं कि वह एक यूनिट वेक्टर है। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा मान 1 के बराबर आएगा। कितना आएगा, 1 के बराबर, क्योंकि हम स्टार्टिंग में ही बोल सकते हैं कि वैसी सदिश जिसके परिमाण 1 इकाई या यूनिट के बराबर हो उसे हम लोग इकाई सदिश कहते हैं। इकाई सदिश निकालने का सबसे सिंपल फार्मूला है कि उस सदिश के, क्या, दिए हुए सदिश के परिमाण से जब हम डिवाइड कर देते हैं तो वो हमारा एकांक सदिश हो जाता है। हमारे पास क्या सदिश था, भी वेक्टर। भी वेक्टर को इसी के परिमाण भी से जब हम डिवाइड कर दिए तो हमको भी कैप मिल गया और भी कैप जो होता है वही हमारा एकांक सदिश होता है। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे के टॉपिक्स को क्लियर करेंगे।